वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है, डिजीज़ है जो इन्फेक्टियस है, संक्रमित है और एक दूसरे से फैलती है। और इसके बारे में बहुत सारी गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है WHO की तरफ से और जो इंडियन जो रिसर्च सेंटर है उनके द्वारा भी। लेकिन क्या हम उनके प्रति खरे उतर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं जो अफवाहों के रूप में क्या है फैला रहे हैं या फैल रही है। तो एक अच्छे नागरिक की हैसियत से हमारा दायित्व बनता है कि इन अफवाहों को हम ना फैलाएं, उन पे कंट्रोल करें, उन पे मनन करें कि कितनी वो सही है, कितनी वो गलत है। और दूसरी बात कि कोरोना वायरस है, ये हमारी ज़िंदगी से कब खत्म होगा, इस पे भी बड़ा एक चिन्ह मार्क, क्वेश्चन चिन्ह मार्क है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसके बारे में भी आज इस टॉपिक में अपने चर्चा करेंगे। और मैंने जो ये टॉपिक के अंदर कंटेंट तैयार किया है वो WHO की वेबसाइट जिसे मैं फॉलो करता हूँ, या कोरोना वायरस या कोविड-19 जो वायरस के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई जो रिपोर्ट है उनके आधार पे, और कुछ अपने न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा मैंने ये कंटेंट है वो तैयार किया है। और कोरोना वायरस जो फैल रहा है उस पर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उनको अपने दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोरोना वायरस है वो इस दुनिया से कब तक चला जाएगा, इस पर अपनी चर्चा करेंगे। और उन्हीं रिपोर्ट के द्वारा या उनके डाटा के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए अपने इस कंटेंट को। क्या होता है कि हमारे समाज में सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हाँ कोरोना वायरस है, कुछ भी नहीं है, अपने आप को एक सुपरमैन समझते हैं कि छोटा सा वायरस है, कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसे ही लड़ लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया की इम्यूनिटी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कोरोना वायरस आएगा तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पता नहीं क्या क्या मीडिया के अंदर यानी सोशल मीडिया के अंदर अपने नुस्खे हैं वो दे दिए जाते हैं और आगे वायरल कर दिए जाते हैं। क्या वायरल होने से पहले हम उन पे मनन करते हैं या थोड़ा बहुत सोचते हैं कि ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा? उससे पहले अपने एक बात करें कि अखबार के अंदर एक दिन पढ़ा था कि नाक में नींबू का रस डालने से क्या है एक आदमी की मौत हो गई। ये वायरल भी हुआ था और इससे पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो वायरल होते हैं, आप इससे वाकिफ हैं और जानते भी हैं। और उस नींबू के रस से क्या है कि कोरोना वायरस मरता है, ऐसा वीडियो सामने आया था। और जब कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करता है या प्रयासरत होता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है, उसको गलत बातें भी क्या है सही लगती है। क्या ये अपने आप में एक विचार करने वाली बात नहीं है? क्या हमें सोचना भी चाहिए और हमें इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता फैलानी पड़ेगी। मैं इतना बड़ा एक डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं हूँ, फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने WHO वेबसाइट के द्वारा जो मैं उसको फॉलो करता हूँ और जो न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा जो भी कंटेंट तैयार किया है, या जो कोरोना वायरस के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उनके कॉन्टेक्ट को मैंने स्टडी किया है और उसके कुछ भाग हैं जो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। और उम्मीद है कि आप इस कंटेंट को अच्छी तरह समझेंगे और हमें ये भी पता लगेगा कि कोरोना वायरस है वो कब तक इस दुनिया से चला जाएगा या कितने दिन तक हमारे साथ रहेगा, या हमें वैक्सीनेशन है एक बार ही करवाना पड़ेगा या बार बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। इन बातों को या इन प्रश्नों का जो हल है वो इस रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट जो भी हैं वो तैयार किया है और उसी को अपने आज स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें एक WHO की रिपोर्ट में या वेबसाइट में मैंने पढ़ा था, पेंडेमिक और इंफोडेमिक, मतलब ये दो शब्द हैं
पेंडेमिक और इंफोडेमिक। यहाँ पे बात करें ना, पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो पूरे ग्लोबलाइजेशन में फैल जाती है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, फैल जाती है, वो पेंडेमिक होती है। और इंफोडेमिक क्या होता है? अफवाहों का, यानी गलत सूचनाओं का या गलत अफवाहों का प्रसार करना और उससे महामारी को बढ़ावा देना, ये क्या होता है? इंफोडेमिक होता है। अब WHO की जो वेबसाइट पे जो चित्र है, मैंने उसको बनाने की कोशिश की है, और वो चित्र इस तरह से था, या इसको समझने के लिए अपने क्या है, इस चित्र का सहारा लेते हैं। इस चित्र में क्या है, एक ये कोरोना वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, वो आता है और यहाँ पर कई लोगों को क्या है, इन्फेक्ट करता है। आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये ऐसा होता है कि कोरोना वायरस है वो एक दूसरे के साथ रहने से या खाना खाने से या बात करने से, छींकने से, खांसने से ये हो जाता है। लेकिन अब यहाँ भी बात है कि पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक यहाँ से ये तीनों को हुआ, तीनों से फिर आगे, फिर तीनों को तीन ने मान लो अपने एक चैन बनाते हैं, तीन की। हो सकता है वो ज्यादा को भी फैलाए, 3 के अलावा 10 को भी फैला सकता है, 12 को भी फैला सकता है, 15 को भी फैला सकता है। जितना ज्यादा जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन या जो रोगी है, वो जितना ज्यादा जहां जाएगा और उतना मिलेगा, उतने ही लोग क्या है, इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन अपने यहाँ पे 3 का एक समझाने के लिए 3 व्यक्तियों का संक्रमण है वो आगे की ओर दिखाया गया है। ये मान लो कि पहला इसका चरण है, पहले चरण में 3 को करता है, और तीनों ही फिर वो क्या है, 3 को करते हैं, मतलब 9 को हो जाता है। फिर वो 9 वाले क्या करते हैं, 9 से फिर 27 को करते हैं। मतलब ये 3, 9, 27 एक आदमी के द्वारा अगर वो 3 बार कहीं दूसरी जगह जाता है तो लगभग 27 आदमियों को इन्फेक्ट कर देगा, मतलब संक्रमित कर देगा। तो यहाँ पे ये बात तो क्या है, एक पेंडेमिक बीमारी के अंदर होती है, मतलब धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर क्या है, फैल जाता है। और ऐसा ही हुआ था वुहान शहर के अंदर से, जब ये वायरस जनरेट हुआ था, और वहां से इटली के द्वारा ये फैला, फिर ब्राजील में फैला। क्यों फैला? क्योंकि वहां से फ्लाइट है और चाइना और इटली के जो संबंध है वहां से अच्छे हैं, तो वहां के लोग हैं वो इटली के अंदर फ्लाइट के द्वारा गए और वहां पे क्या है, संक्रमण हुआ जो इस चेन रिएक्शन से। तो यहाँ पर ये बात करने वाली है कि ये पेंडेमिक होता है और पूरी ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब पूरे विश्व में ये फैल गया। अब है इंफोडेमिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, WHO ने बताया कि ये पेंडेमिक होने के साथ साथ इंफोडेमिक भी है। इंफोडेमिक का मतलब क्या होता है कि गलत सूचनाओं को या अफवाहों को एक आदमी दूसरे आदमी को फैलाता है। तो यहाँ पे इस चित्र में या डायग्राम में बात करें कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये अफवाह है, यहाँ पे कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ पे अफवाहों की बात कर रहे हैं। ये आदमी क्या है, यहाँ से कोई अफवाह फैलाता है। मान लो कि अभी नींबू के रस वाली बात करें, एक नींबू का रस कहता है कि वायरस मार देता है, यानी नींबू के रस से वायरस है कोविड-19 का मर जाता है। ऐसा एक ये भ्रांति है वो शुरू हो गई। अब यहाँ से वो तीनों आदमी यहाँ तक आते हैं और 3 अन्य आदमियों को भी बताते हैं, ठीक है। तीनों फिर आगे जाते हैं और इस तरह से वो आगे बताते हैं, फिर आगे बताते हैं। इस तरह से एक चेन बन जाती है गलत सूचनाओं की या भ्रांतियों की। तो यहाँ से लोग क्या है, ये उस बात को मान लेते हैं और अपने आप में क्या है, एक विश्वास पैदा कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये आदमी है, मान लो इसने कोई बात सुनी और उसने सुनने के बाद ये कहा कि यार ये बात अच्छी नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, क्या पता मरेगा या नहीं मरेगा, और उसने क्या है आगे किसी को नहीं बताया, मतलब किसी आगे पर्सन को उसने ये बात नहीं बताई। और उसके बाद में मान लो ये दूसरा आदमी है, इसने आगे तीनों को बताई, इसने इसको बताई, इसको और इसको। अब ये वाला क्या है, ये मान लेते हैं और आगे फैला देते हैं, ये वाला मानता है और आगे फैला देता है। पर इसने भी ये सोच लिया आगे, यानी दुनिया में बहुत सारे समझदार लोग हैं और मनन करने वाले भी होते हैं।
तब यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरे जो चरण में है वो आदमी भी सोच लेता है कि हाँ नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बात है वो एक अफवाह लग रही है मुझे, इसको मुझे आगे नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा जो नहीं करते हैं वो हमारे लिए क्या है, या समाज के लिए है या अपने वर्ल्ड के लिए क्या है, अच्छी बात है। और जो क्या है बिना सोचे समझे वायरल कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास आई, मैंने पढ़ा ही नहीं और आगे वायरल कर दिया। क्योंकि आज जो व्हाट्सएप है वो जगत गुरु बना बैठा है, यानी व्हाट्सएप पे जो भी बात आ गई और हर कोई ये कहता है कि हाँ मैं इस बात को जल्दी से फैला दूं और लोग मुझे सोचे कि कितना बड़ा ज्ञानी है या अपने एक तरह से एक सहयोग कर रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप मनन ना करेंगे और उन अफवाहों को अपनी अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक ये वायरल होने से भला होने वाला नहीं होता है। अब ये बात रही अपने WHO की एक वेबसाइट से लिया गया एक ये स्टडी है कि इस तरह से क्या है, इंफोडेमिक है और पेंडेमिक है स्टडी। अब बात करें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसने भी क्या है इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बताई है कि इस तरह से अपने को वायरल नहीं करना चाहिए और जो अप्रूवल जो गाइडलाइन है उसको ही अपने क्या है फॉलो करना चाहिए। और एक बात और है कि आजाद भारत की ये पहली महामारी है जिसकी अपनी बात करें कि ये पहली बार आई है और इसके प्रति क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में कोई भी लीगल एक्ट नहीं बना है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके प्रति यानी ये पहले उस टाइम नहीं था तो उसके बारे में ये सोचना भी मुश्किल था कि इस तरह से कोई महामारी आएगी और उसके प्रति क्या अपने कानून बनेंगे या क्या गाइडलाइन जारी होगी। तो ये बातें हैं वो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए या कोई एक्ट या कोई भी धारा है इस तरह की बननी चाहिए जिसपे क्या है आगे विचार किया जा सके। इसके अलावा बात करें अपने महामारी की, महामारी है वो आज अपने पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी बहुत बार आई है। वायरस के द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा है या फंगस के द्वारा है। तो एक पहले वाली एक जो बीमारी है उस पर अपने चर्चा करूंगा कि स्पेनिश फ्लू है जिसको अपने बॉम्बे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है 1800 से लेकर 1920 तक क्या है इस बीमारी का ये कहर है बरपा रहा था। और उसमें महात्मा गांधी हैं वो भी क्या है इस डिजीज से क्या है ग्रस्त हो गए थे, लेकिन किसी तरह से वो बच चुके या बच गए। और इसके भी 2 चरण या 3 चरण आए थे, यानी जो पहले महामारी हुई स्पेनिश फ्लू थी तो पहली बार इसी तरह लोगों ने सोचा था उसके बारे में, क्योंकि जब बातें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो इतिहास है गवाह है तो उसमें भी 3 चरण आए थे। पहले चरण में लोगों ने आज की तरह ही सोचा था कि कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है, छोटा सा वायरस है और चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ उस बीमारी में भी क्या है बहुत सारे लोगों ने अपनी जान है गवा दी, लाखों लोग मर गए थे। और दूसरी बार भी क्या हुआ कुछ दिनों के बाद में एक बार क्या है हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में भी आज अपने इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे आगे, तो उसको जानने के लिए अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। तो उसमें क्या हुआ दूसरे चरण में फिर वो महामारी है वो बड़ा विकराल रूप धारण करती है और उस टाइम क्या है लगभग कितने 6% लोग यानी 2.25 करोड़ 1.7 करोड़ लोग मारे गए। 1.7 करोड़ लोग हैं उस टाइम क्या है मारे गए थे। लेकिन आज अगर बात करें आज की आबादी को अपने 135 करोड़ मान लेते हैं, 135 करोड़ माने तो 6% लगभग क्या हो जाएगा 8.5 करोड़ के करीब लोग मरेंगे। स्पेनिश फ्लू के द्वारा क्या है इस तरह से कुछ लोग मर चुके थे और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, जान माल की हानि हुई थी। तो इस तरह से अपने क्या है ये बात करें ना तो अब की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज्यादा जान की हानि होगी या बहुत बड़ा नरसंहार होगा।
तो महामारियां हैं वो पहले से भी चलती आ रही है और उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है कि पीछे क्या हुआ था और अब क्या करना चाहिए और क्या होगा। अब उसके बाद में बात करें कि सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारी बातें हैं जो चल भी रही है और हम लोग उसको फैला भी रहे हैं। तो उसके बारे में अपने बात करें ना, तो कुछ बातें हैं जो इस टॉपिक में, एक तो पहले है नकारात्मकता, यानी बहुत सारी बातों को लेकर क्या है हमारे दिमाग में नकारात्मकता भरी हुई है। यानी कुछ लोग तो कहते हैं, जो मेरे जानकारी में भी है, कि प्रूफ चाहिए कि वायरस है क्या, कोई बताए तो सही, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हर किसी आदमी को ध्यान नहीं होती है या उसका नॉलेज नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि कोई प्रूफ तो दिखाओ, बीमारी है तो दिखाओ। यानी वायरस इतना छोटा है कि अपने उसको सीधी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग भी इस भ्रम में रहते हैं कि कोई प्रूफ करके दिखाए कि हाँ ये डिजीज है और उसको अपने दिखाओ। दूसरी बात करें इंडियन इम्यूनिटी की। इंडियन इम्यूनिटी क्या है? भारत में क्या है, एक शरीर के द्वारा भारत में एक लोगों की भ्रांतियां हैं कि इंडियन लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने आप में सुपर पावर समझ रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में क्या है, इंडिया के लोगों में एक सुपर पावर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वायरस आता है ना तो इम्यूनिटी है वो कई बार काम करना भी बंद कर देती है, या संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इम्यूनिटी पावर है वो अपने शरीर में बन ही नहीं पाती है। उससे पहले वो क्या है, उस इम्यूनिटी सिस्टम को ही क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो चाहे आदमी कितना भी हेल्थी क्यों ना हो, फिर भी उसको क्या है आगोश में ले सकता है। तो ये भी एक भ्रांति है कि इंडिया के लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा मानना गलत है। तीसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि वायरस है वो गर्मी के अंदर क्या है मर जाता है, गर्मी आएगी और धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि रिकॉर्ड के अनुसार बात बताए ना तो वायरस की जो टेम्परेचर कैपेसिटी है सहने की वो क्या है 80 से 90 टेम्परेचर तक है। लेकिन क्या हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो 80 है? नहीं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर गर्मियों के दिनों में भी बात करें तो हमारे जो वातावरण का टेम्परेचर है वो क्या है 50 के करीब आ जाता है, हाईएस्ट में 50 आ जाता है। तो उसमें भी क्या है वो जीवित रह सकता है। तो ये मानना भी छोड़ दीजिए कि इम्यूनिटी ये गर्मी है या समर है उसमें कोरोना वायरस है या कोविड-19 जो वायरस है वो मर जाएगा, नहीं मरेगा। अब बात करें अपने स्टीम, गार्गल, ओनियन, टर्मरिक, सौंफ, दाना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपने आयुर्वेद के अनुसार ले रहे हैं। पर बहुत सारे जो सोशल मीडिया के अंदर ये भी चल रहा है कि आप स्टीम ले लीजिए, गार्गल कीजिए और ओनियन है वो खा लीजिए, या ओनियन का रस है वो आप नाक में डाल लीजिए, उसके गरारे कीजिए। कुछ पता नहीं गार्गल्स के बारे में भी चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो चल रही है। क्या सभी ऑथेंटिक है? क्या किसी आयुर्वेद के अनुसार अपने उनको बना रहे हैं, यानी उनका जो अनुपात है या रेशो है उस अनुपात में अपने मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं? तो वो भी क्या है अपने आप में बहुत बड़ी बात है या महत्व रखता है कि किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, किस अनुपात में नहीं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जी आज आप ये काढ़ा बनाइए और इस काढ़े से क्या है ये आपका वायरस है वो मर जाएगा। वायरस नहीं मरता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बातें हैं जो गार्गल्स हैं या जो टर्मरिक है, ओनियन है, वो हमारे शरीर के लिए एक पोषक तत्व है और वो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है एक तरह से बढ़ाते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम को एक अग्रेसिव एक्टिव करते हैं, जिससे क्या है हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो बन जाती है। तो ये अपने आप में क्या है, ये भी भ्रांति है। तो उसको भी क्या है अच्छी तरह से समझें कि कितनी जो उसकी रेशो है या अनुपात है वो हमें काढ़े के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा मनन करके ही इसको काम में। अब है तीसरी बात, ये अगली बात की बात करें तो कुछ लोग तो ऐसे आते हैं
जो ऐसी बातें फैलाते हैं जिसपे ये बातें सोचकर भी गुस्सा आता है कि क्या करें, पर यहाँ पे गुस्सा उतार नहीं सकते कि मंत्र उपचार करने से क्या है, कोरोना वायरस अब मर जाता है। पर यहाँ पे मुझे एक समझ नहीं आता, अगर मंत्र उपचार से सब कुछ होता तो आज इंडिया या कोई एक ही देश क्या है जो मंत्र उपचार करने से वायरस मारता, तो वो मंत्र उपचार से क्या है लोगों को भी मार सकता था। मंत्र उपचार से बहुत सारे एक जो हमारे शरीर हमारे आसपास में रहने वाले जीव जंतु उनको भी मार सकता था। पर मंत्रों से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वायरस मर जाएगा। तो इस पे बहुत सारी बातें हैं जो अपने मनन करने वाली है या उनके बारे में जानने वाली है। जो अफवाहें हैं या भ्रांतियां हैं उनसे अपने को क्या है दूर रहना है, और यही जागृति क्या है अपने को लेके आनी है। तो आगे वाली बात में अपने इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे, रिपोर्ट, आंकड़े और जो भी गाइडलाइन है। भ्रांतियों की बात करें ना, तो भ्रांतियों में सबसे पहले मेडिकल जो कंपनीज है ना उनके बारे में भी चल रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मेडिकल जो कंपनीज हैं उनके द्वारा फैलाया गया वायरस है या ये उनके पैसे कमाने का जरिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी मान है कि ये चीन और चीन और अमेरिका का क्या है एक ऑपरेशन है, और इसी को लेकर वो क्या है अपनी जो पावर है वो बढ़ाना चाहते हैं या लोगों को मारना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ भ्रांतियां वो फैल रही है। लेकिन पेंडेमिक की बात करें ना, पेंडेमिक क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बीमारी फैल रही है, ठीक है। तो उसमें अपने इससे पहले स्वाइन फ्लू है या ऐसा जो H1 और N1 एक वायरस आया था जो इसी से संबंधित था। मतलब सार्स एक शब्द सुना था आपने, सेवियर एक्यूट सिंड्रोम सिस्टम। तो इस तरह से क्या है उसका फुल फॉर्म है ये। तो ये पहले भी आया था और उसी का क्या है वेरिएंट है, ठीक है। तो कोई भी है ना इस तरह की भ्रांति है उससे अपने को दूर रहना है, बचकर रहना है। तो अपने बात करें बायोडाटा की जो WHO के द्वारा है, तो उसमें कुछ बातें दी हुई थी कि वैश्विक महामारी की अवस्थाएं क्या होती है उसके बारे में जाने। वैश्विक महामारी है, पहली बार उन्होंने बताया कि आउटब्रेक यानी एक आउटब्रेक डिजीज होती है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि कोई भी डिजीज है या बीमारी है जिस क्षेत्र में फैलती है और उसको वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। मतलब बाहर आते ही उसको क्या है खत्म कर देना या उसको नष्ट कर देना या तोड़ देना, ये ब्रेकआउट के अंदर आता है। ये कोविड-19 के बारे में अपने शुरुआती तौर में क्या है ऐसा हो सकता था, पर अभी चल रहा है कि उन्होंने ही तो फैलाया, तो वो आउटब्रेक कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात एपिडेमिक। एपिडेमिक के बारे में बात करें ना तो यानी एक निश्चित क्षेत्र में या एक राज्य में या दो राज्यों में जो क्या है बीमारी फैल रही है और वहां तक ही वो निश्चित रहती है, यानी एक निश्चित क्षेत्र में क्या है बीमारी का जो प्रकोप है वो रहता है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे अपने एपिडेमिक की बात करें तो ये प्लेग है सूरत के अंदर 1994 के अंदर फैला था, और ये सूरत के अंदर ही क्या है यानी अपने अहमदाबाद सूरत यानी गुजरात के अंदर है, वहां तक ही ये सीमित रहा था और इसको अपने क्या कंट्रोल में पा लिया था। तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने के कई फायदे हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सकता है या अपने इंपोर्ट करके भी उसको क्या है कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके बाद पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक है वो अपने आप में क्या है एक महामारी है जो अपने झेल रहे हैं कोविड-19 की, वो पेंडेमिक ही है क्योंकि पूरे ग्लोबलाइजेशन या पूरे अपने पृथ्वी पर पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो ये क्या है पेंडेमिक है। और पेंडेमिक की बात करें ना तो पहले भी इस तरह की बीमारियां आई हुई हैं, जैसे अपने स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के बारे में सुना होगा, और चेचक क्या है पूरे विश्व के अंदर फैल चुका था और उसको पूरी तरह से क्या है कंट्रोल कर लिया था। तो ये अपने आप में क्या है एक बहुत बड़ी बात है, उसको कंट्रोल करना हो तो पूरे विश्व की ताकत है वो इसमें लगती है।
ग्लोबलाइजेशन में पेंडेमिक आता है, और उसमें सार्स की बात करें ना, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी एक तरह से ये क्या है, एक सांस से संबंधित बीमारी है जिसको अपने क्या है पहले भी झेल चुके हैं। तो ये वायरस है वो कोविड-19 का इसी से संबंधित है, लेकिन इसका क्या है वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट है, मतलब उसका एक नया प्रारूप है जो अपने कोविड-19 के रूप में आया हुआ है। और कोविड-19 है ये अपने 2019 के अंदर आया था, इसीलिए इसका कोविड-19 नाम दिया गया। को से मतलब कोरोना, विड से मतलब वायरस डिजीज है, और 19 में आया तो इसीलिए 19 इसको 19 लिखा गया। तो कोविड-19 है वो कोरोना वायरस डिजीज 19 मतलब 19 के अंदर आया था, इसीलिए कोविड-19 इसको कहते हैं। लेकिन जब ये वुहान शहर से, चीन से इटली के अंदर आया सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाई, फिर ब्राज़ील में आया, ब्राज़ील में अंदर बहुत बड़ी तबाही की थी, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर मारे गए। अब यहाँ पे बात करें कि जो वायरस चल रहा है वो भी क्या है, एक ओल्ड वायरस है, जो पुराना वायरस है, और उसी का स्ट्रेन है वो अपने क्या है अब दुनिया में आया है और उसको झेल रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वायरस जो कोविड-19 है वो बहुत भयंकर है, नहीं, उसको अपने को समझने की जरूरत है और उससे अपने को प्रिकॉशन की जरूरत है। तो इस तरह से इसको आप अपने क्या है कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन अपने को क्या है, जो WHO है या जो भी कोरोना वायरस के एक्सपर्ट हैं उनके जो गाइडलाइन है या उनकी जो सलाह है उनको अच्छी तरह से मानेंगे और उन पे रहेंगे, तो इसको अपने क्या है एक दिन क्या है उस पर सफल हो जाएंगे। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो पाएगा, पर उस पर जो डिजीज हो रही है या रोग संक्रामक या संक्रमण के द्वारा फैल रहा है उस पर कंट्रोल पा लेंगे। अब बात करेंगे कंट्रोल फेजेस, मतलब इसके कंट्रोल की जो क्या क्या अवस्थाएं हैं जिसके कारण इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल फेजेस के अंदर क्या है, एक तो क्या होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर क्या है एक लिमिटेशन होता है। मतलब टीबी एक अपने उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि उसमें क्या है टीबी है वो एकदम खत्म नहीं हुआ है, पर उसको हम अपने क्या है स्तर पे क्या है खत्म कर सकते हैं, या हमारे देश के अंदर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेडिसिन है जिसके द्वारा उसको क्या है प्रभावी नहीं होने देंगे। तो इस तरह से जो रोग चल रहे हैं उनको अपने कंट्रोल के अंदर लेते हैं। और एपिडेमिक होता है जो आपके चैप्टर में पहले भी आ चुका है कि एपिडेमिक है वो किसी क्षेत्र या किसी राज्य निश्चित क्षेत्र में ही होता है, और वहाँ पर फैलने वाले जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है और उनसे जो रोग होता है उनको अपने क्या है एक निश्चित क्षेत्र में ही क्या है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे रोग हैं जो अपने क्या कंट्रोल किया हुआ है, जैसे डेंगू है, डेंगू आता है चला जाता है, हर साल आता है। जब पहली बार आया था तो बड़ा हंगामा हुआ था कि डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसको क्या ये महामारी बन सकता है, लेकिन ये एपिडेमिक बनकर रह गई। कुछ रोग भी है और चिकनगुनिया भी है। इस तरह से क्या 14 बीमारियां हैं जो एपिडेमिक है, जो साल दर साल आती रहती है और चली जाती है, लेकिन उसको क्या है पूरी तरह से एक तरह से पेंडेमिक नहीं होने देते हैं। अब है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र, राज्य, देश या पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको जीरो कर देना, यानी पूरी तरह से उसको अलग ही कर देना या खत्म कर देना। तो एलिमिनेशन है वो किसी बीमारी का होना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप में क्या है ये करना है वो मुश्किल होता है, ये एक्सपर्ट है वो बताते हैं। और एरेडिकेशन का होता है उन्मूलन, मतलब एरेडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन, मतलब उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना। अगर अपनी बात करें उदाहरण के तौर पे जड़ से उखाड़ने की, तो एक स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, उसको पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी पृथ्वी से ही क्या है या पूरे विश्व से ही उसको क्या है निकाल दिया था, और पूरी
जो पृथ्वी या पूरे विश्व से उसको अलग कर देना या पूरी तरह से उसको जड़ से निकाल देना, वो क्या कहलाता है? एरेडिकेशन कहलाता है या उन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ पे बात में स्मॉल पॉक्स है, वो यानी 1974 तक क्या है प्रभावित रहा था, उसके बाद में उसको पूरी तरह से क्या है खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। तो ये अपने आप में क्या है एरेडिकेशन है या उन्मूलन है, जो कई रोगों का हो जाता है, और उसके लिए क्या है पूरे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है, तभी जाके ये एरेडिकेशन होता है। मतलब पूरे ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर बात करें तो पूरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसकी जरूरत पड़ती है। अब टीकाकरण अपने आप में क्या है, एक वैक्सीनेशन ही होता है, जो हिंदी में इसका अर्थ है टीकाकरण। वैक्सीनेशन की बात करें ना तो वैक्सीनेशन होता क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या इसका जो लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है, और वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी वायरस है, जीवाणु है, या कोई भी माइक्रोब्स है, उसका कोई भी विशेष अंग लिया जाता है या उसको निर्बलीकृत करके मनुष्य की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, और उसके प्रति क्या है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी बनाता है, यानी प्रतिरक्षा बनाता है, और उसी को अपने क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो यही आज किया जा रहा है, मतलब ये वैक्सीनेशन है कोविड-19 का। इसमें भी क्या है एक तरह से मृत कोविड-19 वायरस को क्या है मारकर इंजेक्ट शरीर के अंदर कराया जाता है। मतलब हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब हमारा सिस्टम है वो ये सोचता है कि कोविड-19 हमारे शरीर में आ चुका है, और आने के बाद में वो क्या करेगा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, और इसी से बचने के लिए इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है वो एक्टिव हो जाता है और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और जब भी आगामी कभी भी वायरस जब अंदर आते हैं तो उसको क्या करता है वो पहले से आते ही क्या मार डालता है। तो ये अपने आप में क्या होता है वैक्सीनेशन होता है। इसके अलावा बात करें अपने एडवर्ड जेनर की बात करें 1790 के अंदर वाका नाम से लिया था, यानी वाका नाम से ये वैक्सीनेशन बना था। और वैक्सीनेशन वाका में एक संबंध है कि वाका का मतलब होता है गाय, काऊ से ये वाका बना, क्योंकि वहां पर वाका है गाय को बोलते हैं, तो उसी पे ये वैक्सीनेशन बना। कहानी ये इस तरह से है कि यानी जो दूध बेचने वाले होते हैं ना दूधी, उनके अंदर क्या है ये चेचक नहीं हुआ था, और बाकी लोगों में चेचक हो जाता है। तो एडवर्ड जेनर ने इस ओर ध्यान दिया कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग जो दूध बेचते हैं उनमें ये चेचक है वो नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स है वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च के फलस्वरूप पाया कि उनके अंदर क्या है कुछ निर्बल जो वायरस होते हैं वो उनके शरीर में इंजेक्ट कर जाते हैं, और उनसे क्या है उनके शरीर में इम्यूनिटी है वो बन जाती है। ऐसा कुछ उन्होंने रिसर्च में पाया, और उन्होंने फिर गांव के द्वारा जो एक तरह से काउपॉक्स होता है उसके वायरस निकाले, और अपने एक जो डिजीज या इन्फेक्टेड जो पर्सन था उसके अंदर क्या है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और बड़े हैरत अंगेज परिणाम सामने आए थे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हुआ ही नहीं। उसके बाद में जैसे वो क्या है इन्फेक्टेड जो मनुष्यों के बीच में रहा तो भी वो क्या है इन्फेक्टेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ ये वैक्सीनेशन की वहाँ से शुरुआत थी। और सबसे बड़ी बात माने तो आज से इतिहास में 200 साल तक पीछे जाए, उससे लेकर आज तक सबसे ज़्यादा जान बचाने वाला एडवर्ड जेनर ही होगा इतिहास में, ऐसा अनुमान है मेरा कि उसने बहुत सारी जानें बचाई हैं, और आज भी उसी वैक्सीनेशन के आधार पर क्या है अपने ये कर रहे हैं। उसके आगे अपने दूसरी रिपोर्ट लेंगे, और वो रिपोर्ट इस तरह से है 50-60 सालों में खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार माने ना तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह होगा, क्योंकि 50-60 साल में ये कोरोना वायरस है वो खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा अनुमान है। तो बात करें अपने एरिडेक्शन यानी एक तरह से उन्मूलन, क्या इसका पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा?
उन्मूलन की बात करें तो जरूरी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। जिस तरह से स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया था, रिडक्शन किया था, उसी तरह से क्या इस वायरस का उन्मूलन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो जरूरी है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन आज की दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है। और आज भी सुबह सुना था कि इजराइल ने हमास पे हमला कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग हैं वो मर गए। यानी हमास और इजराइल की बात करें तो ये थोड़ा सा टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा, और इस पर हो सकता है टॉपिक भी मैं तैयार करूँ। तो आगे अपनी वीडियो देखिए मेरा और इसका सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें नया वीडियो आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसमें आप देख पाएंगे। तो बात करें अपने रिडक्शन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो ये आज की दुनिया में बहुत कम रह गया है। इतना कोऑपरेट कोई नहीं कर रहा है। चाइना खुद वायरस जनरेट कर रहा है, यानी अपने पिछले टॉपिक में इससे संबंधित बातें की थी। तो कैसे कोऑपरेशन हो सकता है? तो एक तो ये समस्या सामने आ गई, ये एक तरह से ये क्या है, चुनौती है। और एलिमिनेशन यानी एक तरह से उसको खत्म करना या इसको पूरी तरह से नष्ट करना किसी भी देश के लिए क्या है, एक समस्या है। जैसे देखिए हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, अब जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो 45 से 60 के बीच में चल रहा था, 60 से ऊपर भी चल रहा था, अब 18 से 45 के बीच में चल रहा है। लेकिन क्या 0 से 18 मतलब बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर के 18 साल की उम्र के बच्चों तक ये वैक्सीनेशन हो पाएगा? अभी तक इसके बारे में कोई भी शुरुआत या रिसर्च भी नहीं हो रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है बन भी जाए, पर ऐसा अभी तक कोई अनुमान नहीं है। तो एक तो ये भी है कि एलिमिनेशन होने के लिए क्या है, ये 0 से 18 तक के व्यक्तियों में या बच्चों में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा कारण एक ये भी है कि वॉलेंट्री वैक्सीनेशन है, मतलब एक स्वैच्छिक वैक्सीनेशन भी कर दिया, यानी आप बाध्य नहीं है कि आपको पक्का ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर है, क्या पता कुछ भ्रांतियों की वजह से ये भी सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस को अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो क्या पता मैं मर जाऊँ। तो वैक्सीनेशन में कुछ लोग ये भी सोच कर गया है वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा है तो लगाओ, नहीं तो ना लगाओ। तो इस पर भी एक समस्या है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है आने वाले समय में क्या है, वो भी लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो उनमें संक्रमण होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब है कंट्रोल की बात करें, रिपोर्ट के अनुसार कंट्रोल की बात करें ना तो कंप्लीट कंट्रोल होना नामुमकिन है, क्योंकि ये बातें जो अपने पीछे पड़ी है वो इसमें क्या है सहायक है। पूरी तरह से कोई भी देश है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है आवागमन होता रहता है और बहुत सारे लोग हैं संक्रमित हैं वो आ जाते हैं और संक्रमण फैला देते हैं या उस देश से उस देश में ले जाते हैं। तो इस तरह से क्या है ये होना बहुत मुश्किल है, मतलब कंट्रोल पूरी तरह से पाना मुश्किल है। और हमारे देश की बात करें कि मीडिया जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी का होना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में क्या है बहुत कम है। WHO की जो रिपोर्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का वो 1 लाख जनसंख्या के पीछे 300 तक होना जरूरी है। मतलब 1 लाख आदमियों के पीछे 1 लाख आदमियों के पीछे क्या है 300 इंफ्रास्ट्रक्चर या बेड होने की मेडिकल कैपेसिटी होती है। मतलब 300 बेड है वो 1 लाख आदमियों के पीछे होना जरूरी है। और उसके साथ में उसके जो भी सुख सुविधाएं हैं वो भी उनके साथ देनी होती है। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है या मेडिसिन है वो भी साथ में क्या है एक बेड के अनुसार वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये WHO का क्या है अनुमान है। पर हमारे देश में क्या होता है 1/6 भाग कम है, मतलब 50 बेड ही क्या है एक मेडिकल के अंदर क्या है
या 1 लाख लोगों के पीछे क्या है 50 बेड ही मेडिकल में उपस्थित है या स्थित है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है, मतलब 1/6 हिस्सा कम है। तो ये भी एक तरह से क्या है कोविड-19 को खत्म करने के लिए क्या है बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद में बात करें सिस्टम एक्टिव की बात करें ना, कि जो कोरोना पीछे अपने फैला था और उसमें जो लोग मरे थे या जो चल रहा है उसमें जो सिस्टम क्या है वो फेलियर है। मतलब सिस्टम फेल होने की वजह से ही क्या लोगों की जान है वो जा रही है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का सिस्टम एक्टिव नहीं है, और एक्टिव नहीं होने के कारण क्या है वो इसमें फेलियर है। क्योंकि देखिए अब जो पीछे लीजेंड जो क्रिकेट ट्रॉफी हुई थी उसको वो करवाने की क्या जो कुंभ का मेला है वो भी उन्होंने करवा दिया था, लेकिन इसके पीछे भी क्या था कारण था कि बहुत सारी बातें हैं जो अपने पीछे की एक भ्रांतियाँ थी कि इंडिया में कुछ ऐसा फैलने वाला नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, लोगों का मानस बन चुका था। पर ऐसा ये सोचने की वजह से सामने आ गया कि इतना इम्यूनिटी पावर इंडिया का या हर किसी देश का नहीं हो सकता कि वो वायरस को क्या है मार सके या कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर एक सर्वे है, सर्वे के अनुसार क्या है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वे में बात करें तो 160 देशों में हमारा जो स्थान है वो 195वां है, मतलब बहुत नीचे है। 160 में 195वां बहुत नीचे है। तो अपनी स्थिति कहाँ पर मान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है जो देश के अंदर कोरोना वायरस फैला है उसका कहाँ तक कंट्रोल हो सकता है, बहुत मुश्किल काम है ये भी। और WHO के अकॉर्डिंग क्या है ये अपने आपको पहले ही बता दिया कि जो 300 बेड हैं वो क्या है 1 लाख व्यक्तियों के पीछे होने चाहिए, पर वो क्या है 50 बेड ही क्या है हमारे देश के अंदर क्या है आ रहे हैं या पीछे में आ रहे हैं। तो बहुत एक तरह से दयनीय स्थिति है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे तो आगे कब काम आएगा, इतना फिर बन जाएगा तो क्या काम आएगा। यानी ये बहुत बड़ी शर्मनाक सोच है उन लोगों की। अरे लोग तो मर रहे हैं पर अपने क्या बेडों की पड़ी है कि बच जाएंगे तो क्या करेंगे, अरे दुनिया ही नहीं बचेगी तो फिर बेड का करेंगे क्या। तो ये भी अपने सोचने वाली बात है। अब एक बात और है कि हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में अपने जानेंगे। तो थोड़ी सी से बात कर लेंगे हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हार्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी पैथोजन यानी पैथोजन को अपने एंटीजन भी कह सकते हैं, एंटीजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फंगस हो सकती है, यानी किसी तरह से केमिकल भी हो सकता है। तो वो हमारे शरीर के अंदर जैसे ही आता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या होता है एक्टिव होता है और उससे रिस्पॉन्स या अनुक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो उससे अपने क्या निजात पा लेते हैं और वो इम्यूनिटी है वो हमारे शरीर में क्या है बनी भी रहती है और कुछ समय बाद वो खत्म भी हो जाती है और कई बार तो क्या है बहुत लंबे समय तक क्या है बनी रहती है। तो वो होती है हार्ड इम्यूनिटी। मतलब एक बार कोई एंटीजन आया, कोई जीवाणु वायरस आया और उसके प्रति क्या हमारे शरीर में एक्टिव होकर अनुक्रिया की और एंटीबॉडी बनाया और एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए और उससे क्या लाइफ टाइम तक भी रह सकता है। जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं कि आंकड़ा का आंकड़ा निकलना, ये आपने सुना होगा। आंकड़ा का आंकड़ा क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में होती है। कई बार बच्चे इसको क्या है बच्चों से बाद में भी होती है, बड़े हो जाते हैं तो भी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में एक बार होती है, होने के बाद में फिर वो क्या है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है उसको क्या खत्म कर देती है या जिसके माइक्रोब होते हैं उसको खत्म कर देती है और उसके बाद में लाइफ टाइम क्या है वो इस तरह की बीमारी हमारे सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है और चिरस्थायी होती है, मतलब लंबे समय तक मृत्यु तक रहती है और वो दोबारा नहीं होती। वो होती है हार्ड इम्यूनिटी। और कुछ डिजीज ऐसी होती है जो आने के बाद में उसको खत्म कर देती है और कुछ समय तक ही क्या है वो रह पाती है, तो वो भी एक इम्यूनिटी है।
लेकिन अभी कोविड-19 है वो चल रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा अपने रिसर्च भी नहीं हुआ है क्योंकि नया नया है, तो अभी तक इसकी इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा नहीं है, यानी 3 से लेकर 6 महीने तक मानी जा रही है। और वैक्सीनेशन है वो भी क्या है 3 से 6 महीने तक काम करेगा या 2 साल तक काम करेगा, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और उसका तो समय ही बताएगा कि वैक्सीनेशन कितना कारगर सिद्ध होगा। ये 2 साल बाद तक काम करेगा, 4 साल तक करेगा या लाइफ टाइम तक करेगा, इस पर अभी तक रिसर्च शुरू किए हुए हैं। तो अभी कहना ये नामुमकिन है कि कितने समय तक ये रहेगा। तो इस हर्ड इम्यूनिटी पे एक मैंने जो चार्ट था WHO का वो लिया है और उसको बनाने की कोशिश की है कि आपको ये मैं समझा सकूँ। तो हर्ड इम्यूनिटी है वो एक लहर की बात करते हैं कि फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है और थर्ड वेव है, उसकी भी अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे इसमें। तो इम्यूनिटी मान लो ये एक एंटीजन है, ये वायरस का है, तो मैंने वायरस की शेप दी है। ये वायरस है कोविड-19, ये कोविड-19 वायरस है और जैसे ही आता है तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ये इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब इस तरह से ये इन्फेक्टेड हो गया और ये भी इन्फेक्टेड हो गया और ये नहीं हुआ और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब एक इसमें क्या है, ये पूरी आबादी है जिसमें पहली बार क्या है, पहली बार आता है या पहली लहर आती है, तो उसमें एक इन्फेक्शन नहीं हुआ। और नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें वो व्यक्ति या वो लोग जो घरों में रहते हैं, जो मिलनसार नहीं होते हैं या इधर उधर जाने में विश्वास कम रखते हैं, तो वो लोग क्या है इससे वंचित रह जाते हैं। और फिर आगे ये लोग दूसरी लहर जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है कई दिनों तक क्या है इसमें बीमारी रहती है, अगर सही उपचार हो जाता है तो वो जीवित रहते हैं, ठीक है, उनका रेशो है कुछ ज़्यादा रहता है सही होने का। और जब उपचार या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं तो उसका जो रेशो है वो क्या है थोड़ा कम हो जाता है या कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मरते हैं, उनमें से कुछ लोग क्या है जीवित रह जाते हैं। और जीवित रहने का कारण क्या है, मैंने बताया कि हार्ड इम्यूनिटी, मतलब एक तरह से शरीर के द्वारा इम्यूनिटी बन जाती है, उसकी वजह से वो क्या है जीवित रह पाते हैं। अब जीवित रहने के बाद में मान लो ये लोग क्या है आगे दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में क्या हुआ, एक बार मान लो कि पूरा एंडेमिक हो गया था और दोबारा ये लहर आती है या कुछ समय बाद में दोबारा ये जीवाणु आता है, तो उसमें ये मान लो दूसरी सेकंड लहर है, ये वाली पहली होगी और ये दूसरी बार जब वायरस आता है तो उसमें क्या होता है, जो पहले वाले लोग हैं, ठीक है, इस जनसंख्या में जो लोग पहले थे वो जीवित रह गए। मान लो आपने ये जो बीच वाला आपने छोड़ा था ये नहीं हुआ, वो सबसे पहले हो जाएगा, अगर उसके संपर्क में जैसे ही आएगा वायरस तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले उनमें वायरस आया था और उनमें हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, वो हो सकता है उससे वंचित रह जाए या उन पे जो वायरस आया है वो इतना अटैक नहीं कर पाए, सिम्टम दिखाई देंगे पर वो आदमी मरेगा नहीं। इतना वैक्सीनेशन की तरह ही क्या है ये इम्यून सिस्टम है वो इसमें एक्टिव हो जाता है, मतलब कहने का मतलब वैक्सीनेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी बनती है वो भी इस इन्फेक्शन के द्वारा पहले इनमें बन चुकी थी, तो ये लोग क्या है एक तरह से इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। अब उसमें मान लो ये लोग क्या है इन्फेक्टेड हो गए और ये नहीं हुए, कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, जो पहली लहर में बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो दोबारा हो सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी लहर की बात करें, तीसरी लहर में हो सकता है कि मान लो ये जो पहले वाला था ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये वाला इन्फेक्टेड हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तीसरा जो था वो दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इसमें भी क्या इम्यूनिटी है वो बन चुकी है या हर्ड इम्यूनिटी है वो बन चुकी है और इसकी वजह से वो क्या है इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है तीसरी लहर आते आते कुछ लोग जो उपचार नहीं कर पाते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो लोग क्या है इससे पार नहीं पा सकते या नहीं पा पाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन जो इनसे इस संक्रमण से पार पा लेते हैं या इससे लड़ लेते हैं
और वो जीवित रहते हैं, तो उनमें इम्यूनिटी है वो पावर इम्यून सिस्टम की वजह से आ जाती है और वो लंबे समय तक क्या है उससे लड़ने में सक्षम होती है। तो आगे जो भी सेकंड लेयर आती है, थर्ड आती है, तो उसमें उसकी जो वायरस की कैपेसिटी है वो क्या है कम हो जाती है। और इसी तरह से कहते हैं कि रेजिस्टेंस है जीवों में बढ़ता है, यानी हमारे शरीर का धीरे धीरे क्या है एक अनुकूलन आ जाता है और उस वायरस के प्रति क्या है हम एक सहनशील हो जाते हैं या उसके साथ रहना सीख लेते हैं। और सीखना, रहना सीखना वो एक इम्यूनिटी सिस्टम के आधार पर ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर ने उस वायरस के प्रति क्या है एक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली होती है। तो ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपने बात करें कि ये दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। मान लो शरीर है, उसमें एंटीजन आता है, कहीं से भी आ जाए और एंटीबॉडी बनती है। मतलब ये बात तो समझ गए होंगे, एंटीजन बाहर से कोई भी आता है और अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी अब यहाँ पे दो प्रकार से बन सकती है। एक एंटीबॉडी कैसे बनेगी, एक एंटीबॉडी बनेगी इन्फेक्शन से, और एक वैक्सीनेशन से। मतलब दो तरह से एंटीबॉडी बनेगी यहाँ पे। ये तो क्या होगी, नेचुरल होगी, मतलब नेचुरल होगी, प्राकृतिक होगी। इन्फेक्शन हुआ और हमारे शरीर ने क्या है उस वायरस के प्रति या एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में क्या है इम्यूनिटी प्राप्त कर ली या प्रतिरोधकता प्राप्त कर ली, ये होती है नेचुरल। और वैक्सीनेशन के द्वारा यानी ये होती है एक तरह से उसको बनाया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है बेवकूफ बनाकर, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर उस एंटीजन या वायरस को डेड करके डाला जाता है और हमारा शरीर समझता है वास्तव में ही क्या है वायरस आ गया, और उसके प्रति यानी उसके जो प्रोटीन होते हैं या उनके जो भी बाहरी भाग होते हैं उसको देखकर या समझकर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनती है और वो हमारे शरीर में जनरेट होकर क्या है लंबे समय तक बनी रहती है। और जैसे ही दोबारा वो अटैक करता है तो उसको क्या है जल्दी से मार देती है और उससे हम उस रोग से हम बच जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी के अंदर होता है। तो ये दो तरह से क्या है वैक्सीनेशन द्वारा और इन्फेक्शन के द्वारा हार्ड इम्यूनिटी बनाई जाती है। इससे आगे कुछ और रिपोर्ट है जो मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, एक बार बता दूँ। रिपोर्ट के अनुसार आपने देखें कि इजराइल है वो पूरी तरह से क्या है कंप्लीट वैक्सीनेशन कर चुका है और उनका जीवन सामान्य हो चुका है। मतलब किसी तरह से बिना मास्क के मिलजुल कर बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो उनमें वो वैक्सीनेशन हो गया और कुछ उसमें हार्ड इम्यूनिटी है, उसकी भी पावर है वो उनमें आ गई। तो इस तरह से वैक्सीनेशन के मामले में इजराइल क्या है मुक्त है, एक तरह से कोविड-19 वायरस से मुक्त है। और यूरोपियंस देश के अंदर क्या है उनका मानना है कि अगस्त 2021 तक क्या है हमारे देश है वो हार्ड इम्यूनिटी है वो प्राप्त कर लेंगे। मतलब जो फैलने का जो वो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, एंडेमिक हो जाएगा। और यूएसए मतलब सुपर पावर अमेरिका ये 4 जुलाई यानी 4 जुलाई को उनका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो 4 जुलाई तक ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कोविड-19 से क्या है एक तरह से पार पा लेगा और उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने सामान्य जीवन को जी सकेंगे। लेकिन बात रही अफ्रीका की। अब अफ्रीका के अंदर क्या होता है बहुत सारे गरीब देश हैं जिनके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है और लोग इतने एक्टिव भी नहीं हैं, या ये मानिए कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं साइंटिस्ट हैं वो वैक्सीनेशन बनाने में क्या है सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन होगा वो क्या सबसे बाद में होगा, और सबसे बाद में होने का मतलब क्या है बहुत साल तक क्या है ये इन्फेक्शन वहाँ पर होता रहेगा और वहाँ के लोगों के जो अंदर हार्ड इम्यूनिटी है वही उनको क्या है बचा सकती है। तो इस तरह से अपनी बात करें ना बहुत सालों तक क्या है इस विश्व के अंदर से ये कोविड-19 है वो जाना मुश्किल है। हो सकता है कई साल लग जाए, 100 साल 150 साल तक भी हो सकता है, लेकिन अनुमान है 50-60 साल से पहले कोविड-19 का ये खात्मा होना
एक हंसी है, एक मजाक है, अगर ये कोई कहता है। अब बात करें अपने इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सीरोलॉजिकल सर्वे होता है, जिसको अपने सीरो सर्वे भी कह सकते हैं। सीरो सर्वे, सीरो सर्वे के अंदर क्या होता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो एक तरह से, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो क्या हैं इससे ग्रसित हो चुके हैं या जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, जो गरीब स्लम्स टाइप के जो लोग हैं या बड़े घराने के लोग हैं, उन सभी को मिलाकर उन पे क्या है, एक इम्यूनिटी का टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी है वो कितनी बनी है, उसमें 3 टेस्ट किए थे इंडिया के अंदर। तो पहला जो टेस्ट था ना, पहला जो सीरोलॉजिकल सर्वे था, उसमें जुलाई 2020 को हुआ था और उन लोगों के अंदर लगभग 28,000 लोग, 28,000 की जनसंख्या को लेकर क्या है उन्होंने ये किया था। तो ये 135 करोड़ की तुलना में 28,000 वैसे बहुत कम है, लेकिन इतना ऑथेंटिक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यानी अनुमान लग जाता है कि कितनी इम्यूनिटी है हमारे लोगों के अंदर बनी हुई है वैक्सीन, मतलब कोविड-19 के खिलाफ। तो वो इम्यूनिटी है, वो पहला जो वैक्सीन जीरो टेस्ट हुआ था उसमें 0.73% हार्ड इम्यूनिटी बनी थी, यानी अपने आप लोगों के अंदर ये इम्यूनिटी है वो बन चुकी है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट किया था, सीरो टेस्ट किया था अगस्त में 2020 के अंदर, अगस्त 2020 में, उसमें जो हार्ड इम्यूनिटी का जो परसेंटेज आया था वो 6.6 आया था, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो टेस्ट किया था वो दिसंबर 2020 के अंदर किया था और उसमें 21.4% क्या है हार्ड इम्यूनिटी बनने के जो रिजल्ट सामने आए। तो इस तरह से क्या इम्यूनिटी है वो अपने आप बन भी रही है और ये हमारे लिए सहायक भी होगा आगामी समय में कि इस तरह से हार्ड इम्यूनिटी है वो इसे वायरस के प्रति प्रतिरोधकता बनाए और हमें इससे निजात पाए। अब 135 करोड़ का अनुमान लगा के अपने क्या ये एक सर्वे करें कि 0 से लेकर 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं या अपने वयस्क हैं, उनमें क्या 33% लोग आते हैं, मतलब टोटल जनसंख्या का 33% के हैं अपने 0 से 18 तक के हैं बच्चे या वयस्क आते हैं, जो 45 करोड़ की संख्या में है। कितने हैं? 45 करोड़ की संख्या में। तो उनके अंदर भी क्या है, ये सीरो टेस्ट किया था और उसमें क्या है 25% हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। लेकिन इसका अभी तक वैक्सीनेशन में अभी तक कोई नहीं हुआ है, मतलब 0 से 18 वर्ष के बच्चों में वैक्सीनेशन अभी तक नहीं किया जा रहा है या अभी तक रिसर्च भी नहीं शुरू हुआ है कि इस तरह से वैक्सीनेशन बनेगी भी। हो सकता है यूएस से दावा कर रहा है, उसकी जो जॉनसन है या जो फार्मा कंपनी है वो दावा कर रही है कि हाँ इस तरह से कुछ हमारे पास आ जाएगा और हम ये वैक्सीनेशन तैयार कर लेंगे जो बच्चों में भी लगाया जा सकता है। और 18 से ऊपर उम्र वाले जो भी लोग हैं वो हमारे देश के अंदर क्या है 67% है, यानी 135% का 67% माने तो लगभग 93 करोड़ होते हैं। 93 करोड़ की संख्या है वो क्या है जनसंख्या है जो क्या है वैक्सीनेशन के लिए अपने जरूरी है उनका वैक्सीनेशन करें, तो कितना टाइम लग जाएगा और कब तक इस पे अपने विजय कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आगे दिया हुआ है कि 93 करोड़ जो जनसंख्या है ना उसमें 2 डोज लगानी है। 2 डोज के हिसाब से करें तो 186 करोड़ डोजेज बनती है, मतलब 186 करोड़ की डोजेज है वो हमें आवश्यक है, रिक्वायर है। लेकिन उसमें भी कुछ और होता है कि लगभग 6% डोज है वो क्या है वेस्टेज से चली जाती है। तो मतलब ये मानिए कि 200 करोड़ डोजेज है वो हमें अब चाहिए, ठीक है। और उसमें से कुछ डोजेज पहले भी लग चुके हैं, लगभग 16 करोड़
फर्स्ट डोज है वो 72.75 लोगों को लग चुकी है और 1.75 करोड़ है वो क्या है डबल डोज वाले भी वैक्सीनेशन लग चुके हैं। तो इस तरह से क्या है बहुत अभी भी अमाउंट में क्या है हमें को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। मतलब 186 करोड़ की बात करें तो 200 करोड़ डोजेस क्या है हमें चाहिए, उसमें से कुछ वेस्टेज चली जाएगी, ठीक है। तो परफेक्ट जो भी चाहिए वो 186 करोड़ चाहिए। और 186 करोड़ के अनुमान से बात करें अपने तो क्या होता है कि भारत के अंदर क्या है सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट या संस्थान है वहां पर क्या है 6 से 7 कितने 6 से 7 करोड़ के पर माह वैक्सीनेशन बन सकता है, ठीक है, या बनाया जा सकता है। तो ये मानिए कि साल के अंदर क्या है 72 से 84 करोड़ 72 से 84 करोड़ क्या है साल के अंदर क्या है वैक्सीनेशन बनाया जा सकता है। तो ये मानिए पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन करने के लिए क्या है कम से कम 1.5 साल तो पक्का ही लग जाएगा और वैक्सीनेशन इतना जल्दी हो भी नहीं सकता। तो अनुमान है कि ये 1.5 साल तो अपने को जरूरत है। इसके अलावा बात करें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट करके इस समय को कम किया जा सकता है। जैसे एक तो स्पुतनिक जो 5 है वैक्सीनेशन आ रहा है, इसके अलावा अमेरिका के जो भी फार्मा है उनसे भी अपने उनसे भी दावा किया जा रहा है कि वो भी हमें इंपोर्ट के रूप में भेजेंगे। तो उसमें फाइजर है या जॉनसन है जो यूएसए की है उनके द्वारा भी क्या है वैक्सीनेशन हमें पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे भी होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ क्या है इस समय में ये कमी आ सकती है इस तरह से उनके भी इंपोर्ट होने से। एक दावा और है एसबीआई ग्रुप की स्टडी के अनुसार है कि अक्टूबर 2022 तक क्या है हम एंडेमिक हो जाएंगे। एंडेमिक का मतलब क्या होता है ये अपने कई बार जिक्र कर चुके हैं पीछे कि एंडेमिक स्टेज वो होती है जिसमें अपने क्या है पार पा लेते हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं होता है और वो साथ में क्या है लोग बीमार या संक्रमित होते रहते हैं, लेकिन उनका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत उनको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो एक तरह से महामारी बनने नहीं देते हैं। तो वो एंडेमिक है वो स्टेज है वो क्या है एसबीआई ग्रुप की तरफ से है कि अक्टूबर 2022 तक क्या है हम एंडेमिक अवस्था में आ जाएंगे और लगभग मिड 2022 तक मतलब मध्य 2022 तक क्या है हम पहले की तरह है वो जी पाएंगे, यानी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं। और आज उस समय को याद करते हैं 20 यानी जो मार्च 2020 का था उससे पहले का जब समय याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं कि वो समय कब आएगा। हम कैसे बच्चे कहते हैं कि कैसे खेलना है वो भूल गए हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बाहर जाके अच्छी तरह बातें किया करते थे टाइम पास किया करते थे वो उनको याद आता है तो भावुक हो जाते हैं। तो उस समय को अभी तक क्या है पानी में कम से कम 1.5-2 साल या 2022 के अंत तक ये सपना है वो थोड़ा साकार हो सकता है ये स्टडी के अनुसार। अब बात करें अपने कई बातें और भी हैं कि भ्रांतियों के अनुसार यानी इसमें वैक्सीनेशन के अंदर क्या है कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है। अफवाहें तो फैल ही रही है, भ्रांतियां फैल रही है। कुछ भ्रांतियां तो ऐसी है जो यानी आप सोचोगे तो यानी विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ लोग तो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन है ना आदमियों को नपुंसक करने के लिए है या जनसंख्या कम करने के लिए महिलाओं को लगाया जाता है, या पुरुष सोचते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको कम करने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे पैदा ना हो। और कुछ धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ ये हमारे धर्म के प्रति क्या है ये सही नहीं है, तो वो भी लोग क्या है आदेश या अपने प्रसार में ये कह रहे हैं तो लोगों पे ये भी फर्क पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या है ये अफवाहें हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करने से किसी धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी वैक्सीनेशन करने से नपुंसक या एक तरह से बच्चे पैदा करने में कोई कमी नहीं आती। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हमारे देशों में फैल रही है। इसके अलावा यानी जो हर्ड इम्यूनिटी है उसका भी अपने पता नहीं है
कि ये 6 महीने की है या 2 साल की है या 4 साल की है, ये तो समय ही बताएगा। तो ये समय आने पर पता लगेगा कि ये लाइफ टाइम रहती है या 2 साल के लिए है या 6 महीने के लिए है। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन हमारा सिस्टम है देश का, वो बड़ा फेलियर रहा है। पीछे जो भी हुआ उसके बारे में किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं है कि इंडिया के अंदर ये कंट्रोल कैसे हो गया। लेकिन आज के दिन ये सिस्टम बड़ा फेलियर है। चुनाव कराना इतना जरूरी नहीं था, कुंभ का मेला लगाना कोई ज़रूरी नहीं था, पर वो बातें हैं वो हो चुकी है। लेकिन इसके परिणाम है वो आगामी ये 10-15 दिन महीने में तो आए ही आएंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जो लीजेंड क्रिकेट मैच करवा दिए थे, जनता इकट्ठी हुई थी, तो उसके रिजल्ट तो आने बाकी हैं। और इस तरह का जो सिस्टम अगर हमारा रहा तो हमें इस संक्रमण से कोई आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम खुद जागरूक होंगे, हमारी जनता जागरूक होगी, प्रत्येक आदमी तक ये संदेश फैलाया जाएगा, तो जाके हम इस तरह से क्या है इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकेंगे और इन्फेक्शन को रोक सकेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रत्येक के पास ये बातें जानी चाहिए जिससे लोगों को ये भी ज्ञान हो कि हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है या कोरोना वायरस को कब तक अपने ख़त्म कर पाएंगे। तो ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी या हर आदमी को जानने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।